हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या कर लिया था, पहले रुक जाओ, बैकग्राउंड चेंज करते हैं फिर बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारा क्लास जो 12th का मैक्रोइकोनॉमिक्स चल रहा है उसमें चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स को खत्म किया था एक शॉट में देके। आज हम चैप्टर नंबर 9 जो कि है एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड उसको पैक करेंगे, एक शॉर्ट की वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए उसको एंड तक देखना। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, और कुछ हेल्प चाहिए हो तो भी कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, बता देना बेटा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करता है हमारे थ्योरी चैप्टर को। देखो, चैप्टर थ्योरी है, समझना प्रैक्टिकल सेंस में, तभी अच्छे से समझ आएगा। एक ही शॉट में समझ आएगा, पेपर के अंदर शोर शॉर्ट 6 नंबर दे के जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 9 है मैक्रोइकोनॉमिक्स का, विच इज एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ये जो हमारी यूनिट चल रही थी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, उस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। ये यूनिट क्या कहती है, ये चैप्टर क्या कहता है? देखो, ये चैप्टर ना हमारा बात करता है एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड की। अब उसका मतलब समझने से पहले आप मुझे ये बताओ कि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना सीखा। जो हमारा एग्रीगेट डिमांड जो था वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता था, तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती थी। और याद करो, 3 तरीके का इक्विलिब्रियम लेवल पढ़ा था हमने: फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। कह रहा है जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऊपर एस्टैब्लिश हो जाता है या नीचे एस्टैब्लिश हो जाता है, यानी हमारा इक्विलिब्रियम लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। क्या बोला जाता है सिचुएशन को? ध्यान से सुनो। इक्विलिब्रियम लेवल एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई लेवल, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई लेवल दोनों का इक्वल लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एक्सीड हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो सिचुएशन बनती है एक्सेस डिमांड की। हाउएवर इफ द इक्विलिब्रियम लेवल फॉल्स शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। सर थोड़ा और डिटेल में, तो आओ समझो पहले एक्सेस डिमांड को डिटेल में। ध्यान से देखो बेटा क्या कह रहा है। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड is more than the aggregate supply corresponding to the full employment level of output in the economy। यानी हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे प्रोड्यूस कर रही है, उस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो गई, तो हमारा बोला जाएगा एक्सेस डिमांड। इट इज द एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द वैल्यू ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। देखो कह रहा है कि ये ना एक मानी गई वैल्यू है जो हमारी ज्यादा होगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम से। ध्यान से सुनो कैसे इसको समझते हैं ग्राफ के थ्रू, फिर बढ़ते हैं आगे का। देखो क्या हो रहा है, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आता है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ई पॉइंट से डिफाइन किया भी हुआ है, लिखा भी हुआ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी हमारी डिमांड जो आनी चाहिए इतनी चाहिए आनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये होनी चाहिए। बट मार्केट में हो क्या रहा है कि हमारी जो डिमांड है ना वो इतनी आ रही है, यानी यहाँ ज्यादा आ रही है। ये रही मार्केट में डिमांड यहाँ आ रही है, यानी जो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ एस्टैब्लिश होना चाहिए वो यहाँ जाके हो रहा है E1 पे, कह सकता हूं मैं। ठीक है, तो देखो E से E1 पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर बन रहा है, तो देखो एक गैप क्रिएट हो रहा है, ये वाला गैप। इस गैप को क्या रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप बोला जा रहा है। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब वो वाला गैप जो गैप दिखा रहा है कि देश में महंगाई है। सर महंगाई है कैसे? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने से महंगाई कैसे हो गई? बेटा ऐसे हो गई कि देखो हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में थी, यानी इकोनॉमी के पास कैपेसिटी तो थी नहीं कि हम इससे ज्यादा बना पाए। जब हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब हम इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर भी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा आ रही है, तो उस डिमांड को फुलफिल कैसे किया जाएगा? सर उस डिमांड को सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस को बढ़ा के फुलफिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमी में और ज्यादा तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। क्या लिखा हुआ देखो, एक्सेस डिमांड गिव रेज टू एन इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड exceeds the aggregate demand required to establish the full employment equilibrium। कह रहा है जो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप है वो वाला गैप है जो हमारा पास रिप्रेजेंट होगा कैसे? एग्रीगेट डिमांड से, वो वाली एग्रीगेट डिमांड से जो एक्सीड है, ज्यादा है। किस एग्रीगेट डिमांड से? जो हमें चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए इतना एडी चाहिए, बट रियल में एडी इतना आ रहा है, तो ये ज्यादा है ना। जो ये वाला जो लेवल है ये गैप दिखा रहा है इन्फ्लेशनरी गैप को। ठीक है जी, ई एफ से उसने शो भी किया हुआ यहाँ पे। इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी बिकॉज दिस लीड्स टू रेज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। यानी इससे और कुछ नहीं होता, इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि इकोनॉमी के पास ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी तो है ही नहीं। मार्केट में आप बना रहे हो 100 फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, डिमांड आ रही है 120 की। सर आप 20 एक्स्ट्रा बना ही नहीं सकते, आप क्या करोगे? आप इन 100 को ही महंगा करके बेचोगे और खरीदने वाले फिर भी मिल जाएंगे, जिससे क्या हुआ, इनका प्राइस बढ़ गया, क्योंकि मार्केट में डिमांड तो ऑलरेडी ज्यादा थी। तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। रीजन क्या क्या हो सकते हैं एक्सेस डिमांड के? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार बोल के चलूंगा, पेपर में पूछे जा सकते हैं। रीजन है सर एक्सेस डिमांड के, रेज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लोग जब अपना खर्चा बढ़ा देते हैं, प्रोपेंसिटी का मतलब बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन लोगों का बढ़ जाता है। एक्सेस डिमांड may arise because of increase in the consumption expenditure due to raise in the propensity to consume
और फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू सेव, या तो सेविंग करना कम कर देंगे या कंजम्पशन करना बढ़ा देंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो होगा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और कंजम्पशन बढ़ने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। रिडक्शन इन टैक्सेस, जब टैक्सेस कम होंगे तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बचेगी। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, जो अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ की जा सकती है, खर्ची जा सकती है। सपोज आप 100 रुपए कमाते हो, पहले गवर्नमेंट 30 का टैक्स लेती थी, तो आपके पास खर्चने के लिए 70 बचते थे। अब आप 100 कमाते हो, गवर्नमेंट 20 का टैक्स लेती है, आपके पास खर्चने के लिए 80 बच गए, तो 80 इज योर डिस्पोजेबल इनकम। आपके पास ज्यादा पैसा बच गया, ज्यादा खर्चा करोगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज पे पैसा खर्चती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज, पब्लिक वेलफेयर, अगर इनके ऊपर खर्चा बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर हम मार्केट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों की दोनों इंक्रीज होंगी तो अल्टीमेटली डिमांड ही बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है सर, इन्वेस्टमेंट की जाती है प्रोडक्शन करने के लिए, और मोर ओवर अगर प्रोडक्शन होगा ज्यादा तो फिर ज्यादा प्रोडक्शन होने से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कह रहा है एक्सेस डिमांड कैन आल्सो अराइज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। हाँ बच्चों, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉल इन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स जब कम हो जाएंगे, देखो जब इंपोर्ट्स कम हो गए यानी बाहर से प्रोडक्शन नहीं मंगा रहे, हम बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मंगवा रहे, यानी खुद अपना बना रहे होंगे। देखो क्या कह रहा है, डिक्रीज इन इंपोर्ट ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइसेस कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्राइसेस में ऑल्सो लीड टू एक्सेस डिमांड। सर कैसे, क्योंकि सर जब डोमेस्टिक गुड्स कंज्यूम करोगे तो डोमेस्टिकली प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा, डोमेस्टिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यानी कि डोमेस्टिकली हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड विल गो अप। फिर कह रहा है रेज इन एक्सपोर्ट, अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करने लग जाएं तो कैसे करोगे सर, एक्सपोर्ट करने के लिए बनाओगे, बना के बेचोगे, यानी कि आप ज्यादा बना के बेच रहे हो बाहर, यानी कि आप अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड बनाओगे, क्योंकि आप पहले तो डोमेस्टिकली बेच रहे थे, अब आपको बाहर भी बेच रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी एक्सपोर्ट करने से। Excess demand may also arise when demand for export increase due to the comparatively lower price of domestic goods or due to the decrease in the exchange rate for the domestic currency। हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है उसके चेंज होने से भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है सर प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, पेपर में पूछा भी जाता है ये। बेटा जब अब न्यू करेंसी इकोनॉमी के अंदर जब न्यू करेंसी प्रिंट होती है तो बैंक्स के पास जाती है, बैंक्स क्या करते हैं उस करेंसी का, सर लोगों को ज्यादा लोन मिलता है, जब लोन ज्यादा मिलता है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो अल्टीमेटली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाता है, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाता है। कह रहा है एक्सेस डिमांड मे बी कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई कॉज बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी न्यू करेंसी प्रिंट करेंगे जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगा, अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। इंपैक्ट क्या होंगे एक्सेस डिमांड के, सर आपने इंपैक्ट देखना है तीन चीजों पे, आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे और प्राइस लेवल पे, जनरल प्राइस लेवल पे। देखो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे इंपैक्ट देखें, हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही थी, इसका मतलब हम नया प्रोडक्शन तो कर ही नहीं सकते, तो यानी आउटपुट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड देयर इज नो आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। There will be no change in the level of employment as economy is already operating at full employment level, full employment equilibrium, and there is no involuntary unemployment. Effect on general price level, yes sir, this will increase, ये increase हो जाएंगे तभी तो महंगाई बढ़ेगी। देखो excess demand leads to raise in the general price level known as inflation as aggregate demand is more than the aggregate supply। I hope so समझ आता है excess demand का काम। वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा से एक्सेस डिमांड सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है एक्सप्लेन एक्सेस डिमांड, ठीक है, उसके रीजंस पूछ ले जाते हैं, इंपैक्ट्स पूछ ले जाते हैं। आओ आ जाओ डेफिशिएंट डिमांड पे, इसका उल्टा, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से कम डिमांड आ रही है। देखो हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी में बिकना चाहिए इतना पर इस बार बिक रहा है इतना, यानी जितना बेचना चाह रहे हैं उतना भी नहीं बिक रहा, तो इससे क्या होगा सर, जितना हम बेचना चाहें उतना भी ना बिके तो अल्टीमेटली क्या होता है सर, अल्टीमेटली मार्केट में मंदी आ जाती है, उस मंदी को बोला जाता है डिफ्लेशन, यानी ये वाला जो गैप है इस बार ये क्रिएट करेगा डिफ्लेशनरी गैप, मंदी वाला गैप इसको बोलते हैं हम लोग। The situation of deficient demand arises when the planned aggregate expenditure falls short of aggregate supply, यहाँ अप्लाई नहीं आएगा बेटा, सप्लाई आएगा, at the full employment level it give rise to deflationary gap. Deflationary gap is a gap which actual aggregate demand falls short of aggregate demand due to established full employment equilibrium। कह रहा है कि हमारे पास जो डिफ्लेशनरी गैप आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो शॉर्ट हो गई है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से इतनी, तो इसलिए डिफ्लेशनरी गैप आ गया। डिफ्लेशनरी गैप क्यों बोला जा रहा है, मार्केट में मंदी आ गई, मंदी की सिचुएशन में क्या होता है
सर जनरल प्राइस लेवल ना कम हो जाता है डिफ्लेशन के टाइम पे, मार्केट में प्रोडक्ट बिक नहीं रहा होता, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए प्राइसेस को कम करता है। रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड के रीजन क्या है? द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड आर ऑलमोस्ट ऑपोजिट टू द रीजन फॉर द एक्सेस डिमांड। द मेन कॉज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड आर, क्या है डेफिशिएंट डिमांड के मेन कॉजेस? जो हमने एक्सेस डिमांड के कॉजेस पढ़े थे ना, एग्जैक्टली उसके उल्टे। देखो ध्यान से, क्या कहता है? डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वहां पर इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, यानी लोग सेविंग बढ़ा दें या खर्चा कम कर दें, जिससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अ डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू फॉल, यहां टॉल नहीं आएगा बेटा, फॉल आएगा, इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लीड्स टू डेफिशिएंट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। इंक्रीज इन टैक्सेस, एडी में ऑल्सो फॉल ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ हायर टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस बढ़ने से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी। पहले 100 कमाते थे, 20 टैक्स देते थे, 80 बचता था। अब 100 कमाते हो, 30 टैक्स देते हो तो 70 बचता है, यानी अब आप क्या पहले से कम पैसा बच रहा है, तो अल्टीमेटली खर्चा भी कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर दे तो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। फॉल इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर लोग इन्वेस्टमेंट ही ना करेंगे, इन्वेस्टमेंट ना करने से क्या होगा, न्यू प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिमांड नहीं आएगी। कह रहा है इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कह रहा है इंटरेस्ट रेट जब बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी मार्केट से जो पैसा मिल रहा है बहुत महंगा मिल रहा है, और फॉल इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, या फिर इन्वेस्टमेंट करने से जो पैसा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा बहुत कम मिलेगा, तो इससे क्या होगा, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगा। इट रिड्यूसेस द एडी एंड गिव्स द रेस टू डेफिशिएंट डिमांड, जिससे डेफिशिएंट डिमांड बढ़ जाएगी हमारे पास, यानी और ज्यादा डिमांड कम हो जाएगी। रेज इन इंपोर्ट्स, अगर हम बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज मंगवाने लग जाएं तो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, अल्टीमेटली डेफिशिएंट डिमांड मिल जाएगी। When the international prices are comparatively less than the domestic prices, then it may lead to raise in the imports, implying a cut in the aggregate demand. Foreign exports, अगर हम exports कम कर रहे हैं, यानी बाहर बेच नहीं रहे, तो यानी अगर हम बाहर नहीं बेच रहे तो वो कोटा कम हो गया ना, बाहर बेचने वाला प्रोडक्शन भी नहीं होगा, अल्टीमेटली डिमांड भी कम हो गई। एक्सपोर्ट में फॉल ड्यू टू कंपेरेटिवली हायर प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड, क्योंकि हमारे गुड मार्केट में महंगे हैं, और ड्यू टू द इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, दिस विल लीड टू डेफिशिएंट डिमांड। आई होप सो समझ आता है। इसके इंपैक्ट भी बोल के चलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों इंपैक्ट। किसके ऊपर? जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल विल डिक्रीज, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करेगा, जो प्रोडक्शन बन गया है उसको बेचने के लिए प्राइसेस को कम करेगा। डेफिशिएंट डिमांड कॉजेज द जनरल प्राइस लेवल फॉल because it arises when the aggregate demand is less than the aggregate supply at full employment level. There is deflation in an economy showing deflationary gap. Okay जी? Effect on employment. Employment will also fall. जब मार्केट में डिमांड ही नहीं आ रही तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके करोगे क्या, तो अल्टीमेटली डिमांड एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड इन्वेस्टमेंट लेवल इज रिड्यूस्ड व्हिच कॉजेज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ड्यू टू फॉल इन द प्लान्ड आउटपुट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब लोग काम तो करना चाहते हैं बट उनके पास काम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है। इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट पे क्या इफेक्ट आएगा? लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज लो लेवल ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर तीनों चीजें जो है आपकी, प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। यहां तक तो सर हमें समझ आ गया कि एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड होता क्या, उनके रीजंस क्या होते हैं, उनके इंपैक्ट क्या होते हैं। ये डिफरेंस गिवन है, पेपर में पूछ सकता है बेटा, 5 स्टार मार्क कर दिया है मैंने, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, लर्न करो। 11th 12th क्लास के अंदर अगर आप डिफरेंस का क्वेश्चन लिख के आ रहे हो तो बेसिस लिखना बहुत जरूरी है। अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो, अब आपके कंधों पे जिम्मेदारियों का भार है, तो उसको अच्छे से निभाइए, और यहाँ पर ये बेसिस के 7 डिफरेंसेस को लिख के आना। अब सर हमने एक्सेस डिमांड पढ़ लिया, डेफिशिएंट डिमांड पढ़ लिया, उनको ठीक करने के मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है हमारे पास मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को, सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाएगा? बोला जाता है कि एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए हमारे पास 2 लोग हैं करने के लिए। एक ना एक्सेस डिमांड को ठीक करेगी, एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड हो, कोई भी डिमांड हो, उसको ठीक करने के लिए एक गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी और एक आरबीआई। जब गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है ना, तो उसको बोला जाता है बेटा कौन सी पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी। ओके, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है और आरबीआई की पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। ओके, तो हम लोग दोनों ही पॉलिसी से एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करना समझने वाले हैं। कह रहा है during excess demand the current aggregate demand in the economy is more than the full employment level of output. It happens because raise in the money supply and availability of credit at easy terms. In order to correct the excess demand, the following measures may be adopted. यहाँ से इंपॉर्टेंट था कि एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए फॉलोइंग मेजर्स लिए जा सकते हैं। देखो यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ गया और टैक्सेस आ गया, यानी आप टैक्सेस के थ्रू और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू एक्सेस डिमांड को ठीक कर सकते हो। देखो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या मतलब कहती है कि इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा है,
कम करने के लिए सबसे पहले आप गवर्नमेंट डिमांड को कम कर दो, यानी गवर्नमेंट जो अपना खर्चा कर रही है उसको कम कर दो, तो इकोनॉमी में डिमांड कम होगी। टैक्सेस को बढ़ा दो, टैक्सेस को बढ़ाने से क्या होगा, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, कम बचेगी। अगर लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो खर्चा भी कम होगा। अल्टीमेटली दोनों के दोनों हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, दोनों के दोनों फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। ओके, दोनों ही दोनों हमारे किसके पार्ट है, फिस्कल पॉलिसी के। इट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। The government spends huge amount on the infrastructure and administrative activities to control the situation of excess demand. Government should reduce its expenditure to the maximum possible extent. More emphasis should be placed to reduce expenditure on the defense and the unproductive work, as they rarely help in the growth of a country. Decrease in government spending will reduce the level of aggregate demand in the economy and helps to correct the inflationary pressure in the economy. कह रहा है गवर्नमेंट ना बहुत सारी जगहों पे पैसा खर्चती है, तो गवर्नमेंट का जो अनप्रोडक्टिव सोर्स ऑफ स्पेंडिंग होता है ना, अनप्रोडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होते हैं, उनको कम कर दो, खर्चे को कम कर दो, तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगी, डिमांड नहीं आएगी। टैक्सेस को बढ़ा दो। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट इंक्रीज द रेट्स ऑफ टैक्सेस एंड इवन इम्पोजेस सम न्यू टैक्सेस। It leads to decrease in the level of aggregate expenditure in the economy and helps to control the situation of excess demand। क्यों? क्योंकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। ओके, तो देखो ये दोनों के दोनों पॉलिसी कौन लगा रहा था, ये गवर्नमेंट लगा रहा था, ये दोनों की दोनों फिस्कल पॉलिसी में आ जाती है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कौन लगाता है, आरबीआई। वो कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है, यानी कैसे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके। आरबीआई करेगा मनी सप्लाई को कंट्रोल, और मनी सप्लाई को मार्केट में कम करेगा, डिक्रीज करेगा, जिससे लोगों का पैसा कम हो जाएगा। पैसा कम होने से क्या होगा, लोग डिमांड भी कम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो कैसे कर सकते हैं, देखो, द सेंट्रल बैंक एम्स टू रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आ गया। टू मेजर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड टू डिक्रीज द मनी सप्लाई आर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 विच इज मनी एंड बैंकिंग में बैंकिंग के अंदर पढ़ लिए थे, वही वाली चीजें है सर। यहाँ पर बस दो पार्ट से बांट दिया। एक नंबर दिया गया क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली वो वाले होते हैं जहां पर ना एक नंबर इन्वॉल्व होगा, जैसे कि कह रहा बैंक रेट को बढ़ा दो। अगर बैंक रेट को बढ़ाओगे तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी, एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। सर बैंक रेट होता क्या है बेटा, आपने पढ़ तो वैसे ये चैप्टर नंबर 6 में लिया था, दोबारा से सुनो। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। देखो, यानी बैंक रेट कौन सा रेट होता है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मनी लेंड करता है, यानी पैसा देता है टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, उनके लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक इंक्रीज द बैंक रेट। सेंट्रल बैंक ने क्या किया, बैंक रेट को बढ़ा दिया, जिससे कमर्शियल बैंक को पैसा महंगा मिला। अगर कमर्शियल बैंक को पैसा महंगा मिला है तो आगे वो किसको, सर वो पब्लिक को भी पैसा महंगा देगा। अगर वो पब्लिक को पैसा महंगा देगा तो अल्टीमेटली पब्लिक पैसा नहीं लेगी, पब्लिक पैसा नहीं लेगी तो डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। लिखा है, इट फोर्सेस द कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट्स व्हिच डिस्करेज बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स। इट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी एंड हेल्प्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड। फिर कह रहा है इंक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट को बढ़ा दो। देखो बैंक रेट में और रेपो रेट में क्या फर्क होता था, सर सिर्फ इतना फर्क होता था कि वो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए थी या शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए थी। यानी यहां पर भी सेंट्रल बैंक ही कमर्शियल बैंक को मनी लेंड करता है, बस बैंक रेट में लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। सिमिलरली इसको भी बढ़ा दो। अब जब इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसको बढ़ाने से भी अगेन बैंक्स को पैसा महंगा मिलेगा। बैंक विल नॉट टेक द मनी, क्योंकि आगे वो महंगा पैसा देंगे, तो पब्लिक विल नॉट टेक द मनी। पब्लिक अगर पैसा नहीं लेगी, उधार नहीं लेगी, लोन नहीं लेगी, तो अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। आई होप सो समझ आता है। ध्यान से सुनो, शांति से सुनो, प्रैक्टिकल माइंड लगा के सुनो। चैप्टर प्रैक्टिकल है सारा बेटा, थ्योरी समझ के मत चलना, प्रैक्टिकली समझो। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। कह रहा रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दो। अब ये रिवर्स रेपो रेट कौन सा रेट होता है, ये वो वाला रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं। कमर्शियल बैंक जब अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास, अपना एक्सेस सरप्लस, commercial bank can deposit their surplus funds with the central bank for a relatively shorter period of time. To deal with the situation of excess demand, reverse repo rate may be increased by the central bank. सर बढ़ा क्यों दिया, देखो सेंट्रल बैंक ने रेट को महंगा कर दिया, इसका मतलब हम लोग अगर कमर्शियल बैंक अगर सेंट्रल बैंक के पैसा रखेंगे, अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, बढ़ा दिया गया है। तो यार अगर मैं ये पैसा सेंट्रल बैंक के पास ना रख के लोन देता, लोन रिस्की भी था, पैसा डूब भी सकता था। यहां तो सर पैसा डूबेगा ही नहीं, रेट भी ज्यादा है, तो मैं किसको दूंगा, सर मैं दूंगा डेफिनेटली सेंट्रल बैंक को, कि सर रखो सको, सेफ से पैसा रखो, डूबेगा भी नहीं, रेट भी ज्यादा दे रहे हो। अगर पब्लिक को लोन देता, डूबने के चांसेस थे, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, एनपीए हो सकता था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन सकता था। यहां तो नॉन परफॉर्मिंग कुछ भी नहीं होगा,
it encourages the commercial bank to park their surplus fund with the central bank. It will reduce the credit creating power of commercial bank. As a result, consumption expenditure and investment expenditure may get reduced, leading to reduction in the aggregate demand. Okay जी, फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपको बताता हूं बेटा होता क्या है. इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई की हेल्प के थ्रू, ठीक है, बेसिकली आरबीआई का रोल मेन होता है. आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ना गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का मतलब गवर्नमेंट की कुछ कह सकता हूं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये ना पब्लिक को सेल करवाता है. देखो क्या होता है, जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था या आरबीआई चाह रहा था कि मार्केट में लोगों का पैसा ना रहे और वो पैसा कंट्रोल में रहे, लोग उस पैसे से खर्चा ना करें क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक्सेस डिमांड है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ना गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मार्केट में बेचेगा. सिक्योरिटीज क्या चीज है सर, सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है. पब्लिक को मिलेगी कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कि यार आरबीआई ना गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेच रहा है. अगर गवर्नमेंट का नाम जुड़ा हुआ है दैट मींस हाईली सिक्योर, यानी डूबने के चांसेस नहीं है. तो पब्लिक अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही थी वो इन्वेस्टमेंट कहीं दूसरी जगह करने के बजाय गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में कर लेगी क्योंकि पैसा सेफ है. तो आरबीआई ने सिक्योरिटीज को बेचा, पब्लिक ने खरीदा, पैसा कहां आ गया, पैसा आ गया कहां पे सर, आरबीआई के पास. देखो यहां पर क्या हुआ होगा, पब्लिक ने कमर्शियल बैंक से अपना पैसा निकाला होगा और दे दिया होगा किसको, आरबीआई को. आज इन की कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम हो गया, और कमर्शियल बैंक्स के पास अगर पैसा कम हो गया दैट मीन दे कैन नॉट क्रिएट मोर क्रेडिट. अगर वो ज्यादा क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकते, इसका मतलब ज्यादा लोन नहीं दे सकते, और अगर ज्यादा लोन नहीं दे सकते तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली हमारी एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी. आई होप सो समझ आ रहा है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी. Open market operation refers to sale and purchase of securities in the open market by the central bank. It directly influences the price. It directly influences the level of money supply in the economy. During excess demand, central bank offers securities for sale. Sale of security reduces the reserves of commercial bank. It adversely affects the bank's ability to create credit and decrease the level of aggregate demand in the economy. बेटा जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी को 2 से 3 बार पढ़ा करो, दिमाग में जरूर बैठेगी. नेक्स्ट है इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट. ये क्या है सर, देखो रिजर्व का मतलब पैसा बचाना होता है. लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब आरबीआई ना कमर्शियल बैंक्स को बोलता है आपको ना पैसा बचाना है, जो कंपलसरी है बचाना. दो तरीके से बचा सकते हो, एक सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, एक स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो. ठीक है, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं इसको, इसके थ्रू बचाना है आपने, जिसको सीआरआर एसएलआर बोला जाएगा. सीआरआर का जो पैसा बचाओगे ना आप मेरे पास बचाओगे, यानी हमारा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोल रहा है जो भी पैसा बचाओगे मेरे पास बचाओगे. It is the minimum percentage of net demand and timed liabilities to be kept by the commercial bank with the central bank. Suppose RBI कहता था 10% पैसा रखना है आपने मेरे पास, एक्सेस डिमांड के केस में इस पैसे को 12% कर दिया, यानी नाउ द कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू कीप एक्सेस फंड्स विद द आरबीआई. सो होगा क्या, उनका क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा और उस क्रेडिट क्रिएशन को महंगा कर देंगे. पहले भाई मैं 1 लाख का 10,000 जमा करता था, अब मुझे 1 लाख का 12,000 का जमा करना है, यानी अल्टीमेटली मेरे पास लोन देने के लिए पैसा कम बच गया, और अगर लोन देने के लिए पैसा कम बच गया तो मैं महंगा कर दूंगा लोन. अगर मैं लोन महंगा करूंगा तो अल्टीमेटली पब्लिक जो है वो लोन नहीं लेगी, जिससे एक्सेस डिमांड कंट्रोल में हो जाएगी. ये हमारी जो एसएलआर है वो भी एग्जैक्टली सेम है, बस इस पैसे को अपने साथ मेंटेन करना होता है, यानी कमर्शियल बैंक खुद के पास मेंटेन करते हैं. तो दो तरीके के रिजर्व मेंटेन करने होते हैं. एक्सेस डिमांड के केस में दोनों को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएटिंग पावर कम हो जाती है. To correct the excess demand, the central bank increased CRR SLR. It reduced the amount of effective cash resource of the commercial bank and limits their credit creating power. It ultimately helped in reducing the credit availability in the economy. हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स तो पढ़ लिए, 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं क्वालिटेटिव. पहला है इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लोन एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी. देखो जब भी आप लोन लेने जाते हो तो आपको ना लोन के बदले कुछ कोलेट्रल रखना पड़ता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है. सपोज आपने एक बिल्डिंग गिरवी रखी जिसकी वैल्यू है 1 करोड़, तो बैंक क्या आपको 1 करोड़ की बिल्डिंग के बदले 1 करोड़ का लोन दे देगा? नहीं, बैंक विल गिव यू 70 लाख एज लोन. बैंक कह रहा है 20 का जो 30 लाख है वो हमारा मार्जिन है, यानी कल को मान लो कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी गिर गई, लोन रिकवर करना हुआ, तो हम 1 करोड़ की बिल्डिंग बेचेंगे, नहीं बिक रही 1 करोड़ में, कम में बिक्री होगी, तो इसलिए हम पहले ही मार्जिन रख लेंगे. अब देखो ध्यान से बेटा, क्या किया जाएगा, एक्सेस डिमांड के केस में ना इस मार्जिन को बढ़ा दिया जाएगा. मार्जिन को बढ़ाने से क्या होगा, अब आप अगर 1 करोड़ का लोन लेते हो आपको 40 लाख का मार्जिन रख के 60 लाख का लोन मिलेगा 1 करोड़ की सिक्योरिटी के बदले. ठीक है जी, तो आपका लोन कम मिल रहा है, जिससे ना बोरोवर जो होगा वो डिस्करेज हो जाएगा, लोन नहीं लेगा. The margin requirement refers to the difference between market value of security offered and the value of amount lent. When the economy is suffering from the excess demand, central bank increase the margin, which restricts the credit creating power of banks. Borrowers find it less attractive to borrow money
एंड इट डिजर्व एंड इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी बोरोअर्स को पैसा लेना अच्छा लगता नहीं है। मोरल सुवेशन एडवाइस टू डिस्करेजिंग लेंडिंग। देखो मोरल सुवेशन बेसिकली क्या होता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर। परसुएशन का मतलब रिक्वेस्ट कर लेंगे, प्रेशर का मतलब प्रेशर देंगे किसको, सेंट्रल बैंक को। देखो जी मार्केट में एक्सेस डिमांड है, ज्यादा लोन मत दो, डिमांड और बढ़ जाएगी, हमारे पास सिचुएशन खराब हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। तो देखो यहाँ पर सेंट्रल बैंक मोरल सुवेशन के थ्रू किसको बोल रहा है सर, कमर्शियल बैंक्स को बोलेगा। देखो प्रेशर द सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन द अदर बैंक्स इन ऑर्डर टू गेट देम एक्ट इन अ मैनर with its policy. Moral suasion exercised through discussion, letters, speeches, and hints given to the banks. During excess demand, the central bank advise, request, or persuade the commercial banks not to advance credit for the speculative or non-essential activity. यानी कमर्शियल बैंक बोलेगा कि किसी भी ऐसे पर्पस के लिए आप लोन मत दो जो कि नॉन प्रोडक्टिव है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द एग्रीगेट डिमांड। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इंट्रोड्यूस क्रेडिट राशनिंग। देखो हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक क्या बोलेगा, इकोनॉमी में ना इस पर्टिकुलर सेक्टर से डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर की डिमांड को कम करना है, तो वो कैसे करेंगे, उस पर्टिकुलर सेक्टर में लोन देना बंद कर दो। इट रेफर्स टू मेथड इन विच सेंट्रल बैंक गिव्स डायरेक्शन टू अदर बैंक दैट गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पस और टू पर्टिकुलर सेक्टर्स। During excess demand, the central bank introduced rationing of credit in order to prevent the excessive flow of credit. Particularly for speculative activities, it helps to wipe out the excess demand. यानी जिस सिचुएशन जिस सेक्टर से एक्सेस डिमांड आ रही होगी उसको लोन नहीं देंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल में हो जाएगी। सर देखो हमारे पास मेथड्स मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड जो थे दो तरीके के थे। एक हमने पढ़ा यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी जिसके अंदर दो चीजें आई थी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज करना और टैक्सेस को इंक्रीज करना। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव में 5 पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है, और क्वालिटेटिव में 3 पढ़े थे। आई होप सो चार्ट आपको क्लियर है। जैसे हमने पढ़ा एक्सेस डिमांड को कवर अप करने के मेथड, ठीक करने के मेथड, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, वैसे ही हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के मेथड हैं। बट सर इसको ना मैं आपका होमवर्क देना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिए बेटा एक्सेस डिमांड को ठीक करने कैसे करते हैं तो डेफिशिएंट डिमांड तो अपने आप समझ आ गया, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, एक एक लाइन उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट लिखी हुई है। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करना, एक बार रीड मारना, चैप्टर ही तैयार हो जाएगा। सर इसके बाद क्या रह गया, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस। ठीक है सर, ये गिवन है डिफरेंस आपका, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट पढ़ के जरूर जाना, ठीक है जी। फिर आज नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा चैप्टर का एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड इन द थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी सर अभी तक जो हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है उसमें एग्रीगेट डिमांड जो होती है हमारी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन का कंपोनेंट होते हैं। देखो कंजम्पशन हाउस होल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट फर्म्स करती है। इस बार थ्री सेक्टर इकोनॉमी में एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी का भी कंपोनेंट होगा। जी क्या है सर, जी हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर न्यू आ जाएगा, यानी जो हमारा न्यू कर्व बनेगा एडीएएस का वो इस तरीके से बनेगा। ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई है 45 डिग्री का कर्व जो बनता था, और ये हमारे पास जो हमारा एग्रीगेट डिमांड था बेटा एडी था हमारे पास अभी तक तो सी प्लस आई, बट अब हमारे पास यहाँ पर न्यू एग्रीगेट डिमांड जो कर्व रहेगा वो इस तरीके से इसका पैरेलल बन जाएगा, एडी जो बन जाएगा सी प्लस आई प्लस जी बन जाएगा। ठीक है, समझ आता, आई होप सो समझ आता है ये बेटा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो ये गैप है ये पैरेलल दिख रहा है आपको, ये पैरेलल क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना ये ना कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रहा है सभी लेवल पे, तो कांस्टेंट होने के चलते ये वाला कर्व न्यू एडी, इसका मैं एडी 1 बोल रहा हूँ, और ओल्ड एडी कर्व दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। अब इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड होगी। आओ पहले डेफिशिएंट डिमांड की बात करें। देखो हमें ना चाहिए एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब देखो यहां हमारे पास ये एएस कर्व है और ये एडी कर्व है, ठीक है, ये एडी है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होना चाहिए, इतना होना चाहिए, पर मार्केट में अभी जो डिमांड आ रही है ना वो इतनी आ रही है, ठीक है, यानी अभी जो हमारा एडी आ रहा है सी प्लस आई प्लस जी इतना आ रहा है। हमें क्या करना है सर, फुल एम्प्लॉयमेंट पे लेके जाना है, यानी अभी मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है, इसका मतलब डिफ्लेशनरी गैप है, ये हमारा डिफ्लेशनरी गैप दिखा रहा है सर। आई होप सो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा, बिल्कुल समझ आ रहा है आपको। तो अब ये वाली डिमांड हमने बढ़ानी है, कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट विल प्ले अ रोल। हम यहाँ पर सी प्लस आई प्लस जी ये तो ले ही रहे हैं ना, इसके अंदर डेल्टा जी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा हमारी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाएगी, एडी से ए1 पे चले जाएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो डेफिशिएंट डिमांड को कवर करने के लिए क्या किया, देखो द डेफिशिएंट डिमांड कैन बी करेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द एग्रीगेट डिमांड बाय एन अमाउंट इक्वल टू द डिफ्लेशनरी गैप। जो हमारा डिफ्लेशनरी गैप था इसके इक्वल हमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया,
जिसे कैसे बढ़ाया, देखो गवर्नमेंट नीड्स टू यूज इट्स फिस्कल मेजर टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने फिस्कल मेजर का यूज करेगी, यानी या तो अपने एक्सपेंडिचर पॉलिसी का या अपने टैक्सेशन पॉलिसी का। डिमांड बढ़ानी है ना, तो गवर्नमेंट करेगी इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड रिडक्शन इन टैक्सेस, जिससे क्या होगा, अल्टीमेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास इस तरीके से डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर मैं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को ठीक करना चाहूँ, जो सर हमारे पास यहाँ आता, देखो ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन यहाँ पर दी नहीं गई है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। जब आपको नोट्स नीचे मिलेंगे तो करेक्ट करके मिलेंगे बेटा, उसमें ये वाला टॉपिक आपको प्रिंटेड मिलेगा। देखो ये हमारे पास एएस है और हम लोगों ने भी क्या करना है सर, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को क्रिएट करना है, करेक्ट करना, सॉरी। मार्केट में हम लोगों का जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, ठीक है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होना चाहिए सर। यहाँ पे ये हमारे पास एडीएस सी प्लस आई प्लस जी, पर मार्केट में जो न्यू इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है, देखो जो भी आ रहा है वो इतना बना हुआ है, यानी अभी हमारे पास सी प्लस आई प्लस जी इतनी डिमांड हो रही है एडी। तो देखो मुझे चाहिए इतना, यानी इन्फ्लेशनरी गैप है, गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी, यानी इसमें से कुछ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कम किया जाएगा। देखो डेल्टा जी का मतलब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर चेंज करेगी नेगेटिव सेंस में, तो गवर्नमेंट अपने यहाँ पर अगेन फिस्कल मेजर का यूज करेगी। फिस्कल मेजर का यूज करने के लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर देगी और टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी, यानी एक्सपेंडिचर को डिक्रीज किया जाएगा और टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा। टैक्स को इंक्रीज करने से डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, एक्सपेंडिचर डिक्रीज करने से एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। तो ये सिचुएशन से ठीक हो जाएगी हमारी ये सिचुएशन, जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसी अमाउंट से हमें अपने खर्चे को कम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो आई होप सो समझ आता है, ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को ठीक किया, ये डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को ठीक किया इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, और ये आपके पास उसकी एक्सप्लेनेशन थी। आई होप सो समझ आता है बेटा। इसी के साथ साथ ना हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो खत्म किया है। इसका जो एक पोर्शन आपको होमवर्क में दिया गया, पढ़ के जरूर जाना, उसको खत्म करना। पेपर में अगर ये चैप्टर आ जाए तो पूरा 6 नंबर स्कोर होते हैं, क्योंकि मुश्किल चैप्टर बिल्कुल नहीं है, 2 बार पढ़ने को मिलता है। आप चैप्टर नंबर 5 में भी सेम कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 6 में भी, बैंकिंग के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, काफी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ भी रिवाइज होते हैं। तो आई होप सो समझ आता। दिस वाज अ वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर आपका जो 9 था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आई होप सो वीडियो समझ आती है। मैं मिलता हूँ तुम्हें बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इसके न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 10 बजट कर लेते, पहले बजट को फटाफट निपटाते हैं, फिर हम आगे के चैप्टर्स करेंगे। इस देखो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाए, फिर मैं इंडियन इकोनॉमिक्स देना स्टार्ट करूँ। तो आई होप सो इतनी वीडियो समझ आती है, इतना अच्छे से समझ लो। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज करो, और उसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ तुम्हें बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।